हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल का लेक्चर 1 खत्म किए थे, जिसमें हमने बायोकेमिकल एनालिसिस किए थे। एक लिविंग टिश्यू में, इट में भी प्लांट एनिमल टिश्यू को लेके हमने इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंडिंग किया और इसमें देखा था जो सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या आएगा और इनसॉल्युबल में क्या क्या आएगा। और ये बताया था मैंने, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मेनली 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं। 4 में से 3 पॉलीमर था और एक आपका पॉलीमर नहीं था। जैसे आपने लिपिड पॉलीमरिक नहीं होते, बाकी 3 जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसैकेराइड, ये सब आपका पॉलीमरिक सब्सटेंस जो आपका इनसेल्युलर फ्रैक्शन मिला था। लेकिन इनसेल्युलर फ्रैक्शन में जो 4 मिला था कंपोनेंट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस करेंगे। और पहले शुरू करेंगे प्रोटीन से। लेकिन बच्चों, ऑलरेडी आपको बचपन से पता है, मतलब क्लास 10 पे आपने पढ़े होंगे, ये जो प्रोटीन होता है किसका सीक्वेंस ही है ना। दीज आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारा अमीनो एसिड ऐसे पॉलीमर होगा, कंबाइंड होके बाइंड होगा, देन आपका एक पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनता है। तो चलिए हमने डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक अमीनो एसिड। पहले तो ही मैं बताऊंगा ये एनसीईआरटी में है कहां पे। सेकेंड पेज में जाएंगे एनसीईआरटी का। सेकेंड पेज का मतलब पहला पेज एनसीईआरटी का, सेकेंड पेज जहां पे इनऑर्गेनिक एलिमेंट का सब टेबल दिया, उसका लास्ट पैराग्राफ से हमने पढ़ाने के लिए जाएंगे। और उस लास्ट पैराग्राफ के ऊपर आपने मेंशन कर दीजिए अमीनो एसिड। वहां पे अमीनो एसिड के बारे में लिखा है, क्योंकि ना ही ये कोई इंट्रोडक्शन मतलब देने से पहले कोई हेडलाइन दिया है, ऐसे पैराग्राफ के हिसाब से लिख दिया है। आपका ड्यूटी है सभी पैराग्राफ के ऊपर लिख दोगे कि ये कौन सा टॉपिक है। क्लियर। तो सेकेंड पेज लास्ट पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन दिया है आपका अमीनो एसिड के बारे में। आइए चलते हैं। तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कुछ ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक नहीं होगा। और मुझे बताइए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनो एसिड बायोकेमिकल एनालिसिस करने के टाइम पे कहां था। एसिड सॉल्युबल पूल में था कि एसिड इनसॉल्युबल में था। पहले तो बात है बच्चों, अमीनो एसिड एक मोनोमर है और मोनोमर कहां पे रहेगा ना, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में था। इसका पॉलीमर इस जो बन के प्रोटीन होगा वो इनसॉल्युबल में था, लेकिन अमीनो एसिड एसिड सॉल्युबल मतलब फिल्ट्रेट में था। याद आया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपका अमीनो अमीनो एसिड क्यों है, माने ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास दो चीज है, एक अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप, जिसलिए इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। अभी देखेंगे। और ये जो दो आपका अमीनो एसिड ग्रुप ये कार्बन को अटैच होते हैं, जिस कार्बन को आपने बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां पे ये जो कार्बन होगा दिस इज नोन एज द अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। क्लियर मेरे बात। और इस अल्फा कार्बन को अटैच होके, अल्फा कार्बन क्यों, इसका रीजन बताऊंगा। देखिए, इसमें एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप केमिस्ट्री में पढ़ें, दो फंक्शनल ग्रुप रहने के टाइम पे आपका डोमिनेंस जाएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, NH2COH के बीच में जो आपका डोमिनेंट होगा दैट इज द COH, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। और फंक्शनल ग्रुप को अटैच होके जो कार्बन होता है उसका नाम अल्फा होता है। उसके बाद जो रहेगा सपोज वो बीटा, उसके बाद गामा ऐसे रहेगा आपका। तो फंक्शनल कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को अटैच होके जो कार्बन है ना दैट इज द अल्फा कार्बन। मतलब यहां पे COH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, उसको अटैच होके जो कार्बन है मतलब दिस वन इज द अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन में दो चीज अटैच्ड है, यहाँ पे एक अमीन है और यहाँ पे एसिड है, इसलिए इसका नाम होता है अमीनो एसिड। क्लियर। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, इसके वजह से बोलते हैं बिकॉज अल्फा कार्बन को अमीन एसिड अटैच है, इसलिए इसको अब नाम होता है अल्फा अमीनो एसिड। एंड ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन है। जैसे मीथेन में आपने के पास क्या होगा, CH4 होता है मीथेन में। आप मीथेन में जाएंगे, मीथेन में CH4 होता है ना। तो यहां पे लेकिन उसी मीथेन का, सपोज आप मीथेन बनाएंगे C और यहाँ पे H4 आपने लिखा, इस मीथेन का CH4 में जो 4 हाइड्रोजन थे, उस 4 हाइड्रोजन में से एक एक डिफरेंट एलिमेंट पे कंपाउंड में आपका क्या हो गया, अटैच हो गया। जैसे इधर आपका COH अटैच हो गया इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमीन हो गया, और यहाँ पे लास्ट में एक वेरिएबल ग्रुप रहेगा। तो इसीलिए आपका ये अमीनो एसिड का नाम रखा, दे आर डेरिवेटिव ऑफ क्या, आपका मीथेन। मीथेन में आपका मतलब सब्सटीट्यूटेड मीथेन बोल सकते हैं। मीथेन का डिफरेंट हाइड्रोजन में अलग अलग ग्रुप सब्सटीट्यूट हो गया, अमीनो, कार्बोक्सिलिक और एक आर। आर यहाँ पे बच्चे होते हैं वेरिएबल ग्रुप। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो हमारा बनेगा वो किसके बेसिस पे ना, आर ग्रुप। मतलब वेरिएबल ग्रुप कौन है, दिस इज आर इज नथिंग बट दिस इज द वेरिएबल ग्रुप, ये वेरी करेगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों को पूछा जाएगा, बच्चों वेरिएबल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके कितना अमीनो एसिड पॉसिबल हो सकता है। बच्चों बोलेंगे 20, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि XYZ कुछ भी होगा, अमीनो एसिड है ना। लेकिन हमारे प्रोटीन में जो अमीनो एसिड मिलता है उनका नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
क्लियर। हायर क्लास में जाओगे अलग होगा, 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बन चुका है, लेकिन अकॉर्डिंग इंस्टेंटली आप जाएंगे 20 अमीनो एसिड डिस्कवर हो गया अभी, मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर मिलेंगे आपका। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड, वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड पॉसिबल। तो ये था इंट्रोडक्शन अमीनो एसिड के ऊपर। अभी देखना है आपका कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। पहले बात है, ये अमीनो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होगा, केमिकली और फिजिकली बोथ, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसमें अमीन ग्रुप के ऊपर, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, और इसका वेरिएबल ग्रुप का क्या फंक्शनल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप में अमीन है कि वेरिएबल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक है या फिर कुछ नहीं है। तो ये तीन चीज के ऊपर, फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड का नेचर क्या होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। ये इनिशियली आपका स्टार्ट लिखा आपका कि डिपेंड अपॉन द अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द आर, और बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ NH2। एक अमीनो एसिड में कितना, भी देखिए यहाँ पे एक अमीनो एक कार्बोक्सिलिक है, डिपेंड करेगा। सपोज वेरिएबल ग्रुप में ऐसा कोई चीज है, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है, कोई अटैच्ड हुआ एलिमेंट जिसके पास एक्स्ट्रा NH2 आ गया, तो ओवरऑल अमीनो एसिड में NH2 का नंबर बढ़ जाएगा ना। अरे अभी एक अमीन एक COH, सपोज आपने एक ऐसा वेरिएबल ग्रुप डाला जिसके पास एडिशनल COH है, तो ओवरऑल अमीनो एसिड के ऊपर अभी 2 आपका COH हो गया कि नहीं? जी हाँ। तो इसीलिए कि डिपेंड करके नंबर ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक, कितना अमीन है और कितना कार्बोक्सिलिक है, उसके ऊपर डिपेंड करके अमीनो एसिड कुड भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। क्लियर मेरे बात? तो मतलब NH2 का नंबर एक अमीनो एसिड में ज्यादा है वो बेसिक बन जाएगा, COH का नंबर ज्यादा है वो एसिडिक बन जाएगा, और इक्वल है तो न्यूट्रल बन जाएगा। क्लियर मेरे बात? नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। एक लाइन लिखा आपका, ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ दिस NH2 एंड COH। इनके पास जो NH2 COH होता है ना, इनका आयोनाइजेबल नेचर होगा। बोलेंगे आयोनाइजेबल नेचर मतलब, आयोनाइज मतलब आयन जैसा बिहेव करेंगे, मतलब ये आयन को रिसीव करेंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, आयोनाइजेबल हो सकते हैं। और इस आयोनाइजेबल नेचर के वजह से, ये जो दो चीज का NH2 COH का आयोनाइजेबल नेचर की वजह से अमीनो एसिड ना डिफरेंट पीएच में डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। ये एनसीडी के 2 स्टेटमेंट लिखा 3rd पेज में, 2nd पैराग्राफ में। लेकिन आप बोलेंगे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंट पीएच में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगा, और वो भी ड्यू टू द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ आपका NH2 एंड COH। जी हाँ, ये AR क्वेश्चन में आएगा तो आपने A करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन भी सही आ रहा है। तो अभी देखेंगे कि कैसे पीएच चेंज करने से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्लियर मेरे बात? आइए देखते हैं। सपोज ये मेरा पहला अमीनो एसिड है, इसको मैंने A लिखा, मतलब पहला। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने R1 लिखा, जो भी R कुछ भी हो सकता है। क्लियर मेरे बात? अभी लेकिन पीएच क्या था, कंडीशन क्या है, पीएच लो था। बच्चों आपको पता है पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन। जब पीएच लो है मतलब H+ ज्यादा है, किसका मतलब है सराउंडिंग का। ये अमीनो एसिड जहां है उस सराउंडिंग में H+ ज्यादा है, पीएच लो था H+ ज्यादा था, तो H+ सराउंडिंग में ज्यादा है, तो अमीनो एसिड को पूछेगा लेना चाहिए, तो अमीनो एसिड बोलेगा दीजिए ना, मतलब सराउंडिंग में ज्यादा H+ है ना, तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेगा मेरे पास तो जितना होना चाहिए ऑलरेडी हो गया, मैंने तो COH फॉर्म में जाऊंगा ना, थोड़ी ना COS2 हो जाऊंगा, मेरा टेंडेंस जितना था हो गया। हे अमीन आपको चाहिए? बोला हाँ। तो NH2 रिसीव करके NH3+ हो गया, COH हो गया, और NH2 रिसीव करके NH3+ हो गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये आपने देखा कि जब आपका pH लो था, मतलब सराउंडिंग में अमीनो एसिड का H+ ज्यादा था, अमीनो एसिड ने H+ को रिसीव किया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH फॉर्म में रहेगा, और अमीन ग्रुप आयोनाइज हो गया, NH3+ हुआ। तो अभी आपने देखा लो pH में अमीनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर मेरी बात? अभी मैंने क्या किया, पीएच को थोड़ा बढ़ाया, अभी लो था ना, अभी थोड़ा इंक्रीज किया। आप मुझे बोलिए पीएच थोड़ा बढ़ेगा तो H+ थोड़ा घटेगा। मेरे बात क्लियर? तो सेकेंड केस में हमने देखा रहे H+ घटा। देखिए सराउंडिंग बोलेगा हे अमीनो एसिड, जिस टाइम पे मेरे पास H+ था आप मेरे से H+ लिए थे, आज मेरा H+ नहीं है तो आप दीजिए। तो अमीनो एसिड बोलेगा देना पड़ेगा, बोलेगा हाँ सराउंडिंग में था तो आप लिए थे, आज नहीं तो आप देना पड़ेगा। तो अमीनो एसिड बोलेगा कौन देगा, हमारे पास 2 आयन है, एक NH3 और एक COH, और एक COH कौन देगा, COS था, अभी तो बनेगा CO- COS था, तो कौन देगा। आपके पास सराउंडिंग में H+ कम हो गया है, पीएच ज्यादा होने की वजह से सराउंडिंग में H+ कम हो गया, तो पहले कौन देगा, NH3+ को जो पूछा गया बोलेगा मुझे पूछ रहे, मैं एक बेस हूं, मुझे आप पूछ रहे, अच्छा लगता है आपको, बेस इजीली प्रोटॉन डोनेट कर पाएगा, बोलेंगे नहीं,
बेस इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, करेगा कंडीशन आने में, जो वीक बेस होता है कर पाएगा, लेकिन मैं तो अभी मतलब क्या हूं, मतलब बेस हूं, मुझे पूछ रहे, पहले एसिड को पूछिए। एसिड को पूछा गया, COH को पूछा गया, भाई सराउंडिंग में नहीं है, आप दे पाएंगे? बोलेगा क्यों नहीं दे पाऊंगा, आया मैं एसिड, मैं एसिड हूं, आई हैव ए टेंडेंसी टू इजीली क्या करेगा, रिलीज द प्रोटॉन, तो मैं दे पाऊंगा। तो ये COH ने क्या करेगा, जब आपका सराउंडिंग में H+ कमी था, COOH जो था वो CO- हो गया, NH3+ ने नहीं दिया। NH3+ ने बोलेगा ठीक है वो तो दे दिया, मैं क्यों दूंगा। तो इसलिए आपका जब पीएच थोड़ा सा बढ़ाया, ये स्ट्रक्चर में क्या हुआ, क्या चेंजेस आया ना, पहले कौन प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, जो एसिड था वो डोनेट कर दिया, CO- हो गया, अभी तक NH3+ नहीं दिया है। तो आपने जब पीएच थोड़ा बढ़ाते हैं, अभी देखा अमीनो एसिड के ऊपर दोनों चार्ज आ गया, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो पहले था लो पीएच में, अभी पीएच बढ़ाने से अभी COH इसका प्रोटॉन को डोनेट कर देने की वजह से ये नेगेटिव हो गया, वो ओवरऑल चार्ज आपका पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल आ गया। और इस पर्टिकुलर पीएच को, जिस पीएच में इस अमीनो एसिड के ऊपर दोनों चार्ज आया, इस पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पीएच का नाम होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। कोई भी पीएच, ये पीएच 7 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, जिस भी पीएच में ये अमीनो एसिड के ऊपर ये आपका बहुत पॉजिटिव नेगेटिव आया, इसी पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एनसीटी पे नहीं है, मेंशन कर देंगे। एंड ये पर्टिकुलर पीएच में अमीनो एसिड के ऊपर दोनों चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसलिए इस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर को बोलते हैं ज्वेटर आयोनिक फॉर्म। ज्वेटर मतलब दोनों है आयन, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड में दोनों चार्ज, तो पूछेगा ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में ज्वेटर आयनिक फॉर्म आ गया। मैंने थर्ड केस में जाऊंगा, पीएच को थोड़ा घट इंक्रीज किया था ना अभी, और फर्दर इंक्रीज किया, जब पीएच फर्दर इंक्रीज हुआ, H+ और भी घट गया सराउंडिंग में। सराउंडिंग बोला देखिए आपको फिर से देना पड़ेगा, CO- बोलेगा भाई मैं दे दे के थक चुका, मेरा तो है ही नहीं, मैं कहां से लाऊंगा, उधार लाऊंगा नहीं, CO- बन चुका हूं ऑलरेडी, दे दे मेरे पास है ही नहीं। आप NH3+ को मांगिए, NH3+ बोलेगा देखिए मैं हूं तो बेस, इतना भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हूं, कोई नहीं तो मुझे ही देना पड़ेगा। CO भाई मना करे, उनके पास नहीं है। तो ऑलरेडी जब पीएच इतना बढ़ गया, H+ सराउंडिंग में घट गया, NH3+ बोलेगा ऑल दो मैं बेस हूं, इतना स्ट्रॉन्ग बेस हूं, मुझे भी देना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। जहां से आया था, जिस फॉर्म से NH2 में आया था, अभी NH2 फॉर्म में चला जाऊंगा। क्लियर मेरी बात। तो इस हायर पीएच में ओवरऑल चार्ज अमीनो एसिड के ऊपर क्या आ गया ना, COH- की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो लो पीएच में अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हायर पीएच में नेगेटिव चार्ज, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे न्यूट्रल, दोनों चार्ज आ जाएगा। इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर को ज्वेटर आयनिक फॉर्म। तो आपने क्या सीखा, पीएच चेंज होने की वजह से अमीनो एसिड का सब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। लो पीएच में पॉजिटिव, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे न्यूट्रल, हायर पीएच में नेगेटिव। तो आपने सीखा स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पीएच। और ये आपका क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ ना, NH2COH का आयोनाइजेबल नेचर था, वही आपका डिफरेंट पीएच में आयोनाइज होते हैं, कभी रिसीव करते हैं कभी डोनेट कर देते हैं। तो आयोनाइज होने का टेंडेंसी होता है NH2COH का, कभी COH फॉर्म में रहता है, कभी डोनेट करके CO- हो जाता है, कभी NH2 का फॉर्म में रहेगा, कभी NH3+ हो जाता है। मतलब ये सब आयन आयोनाइज होते हैं, इसलिए आयोनाइजेबल नेचर इन दोनों का होने के वजह से इस NH2COH का डिफरेंट पीएच में अमीनो एसिड का डिफरेंट स्ट्रक्चर आया। ये AR में आएगा तो आंसर ए होगा ना। और एनसेट ने जो येलो कलर का बॉक्स के अंदर तीनों फिगर दिया है, बच्चे क्या करते हैं, बस इतना रखेंगे, देखेंगे जहां पे दोनों चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखिए वही है ज्योट्रायनिक फॉर्म, बिकॉज एग्जाम में वही आएगा कि कौन है ज्योट्रायनिक फॉर्म, मैं टिक करके आऊंगा ये बायोमोलिक्यूल है। ऐसे बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, नाम है बायोमोलिक्यूल। क्लियर मेरे बात। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन में। क्या मैंने बोला, सेकेंड पेज का लास्ट पैराग्राफ है एनसीडी का। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, आपका जो येलो कलर का पैराग्राफ है, मतलब येलो कलर का बॉक्स है, जहां पे 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया मैंने, वहां तक मैंने लाइन बाय लाइन सारा पॉइंट बता दिया। क्लियर मेरे बात। अभी हमने चलेंगे नेक्स्ट, आपका ये डिफरेंट अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, क्या लिखा आपका, डिफरेंट अमीनो एसिड स्ट्रक्चर ओनली अपने डिस्कस करेंगे इनका। देखिए सम इंपोर्टेंट अमीनो एसिड, आपने बोला डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ NH2COH ग्रुप, अमीनो एसिड कुड बी एसिडिक, अमीनो एसिड कुड बी बेसिक, अमीनो एसिड कुड बी न्यूट्रल। पहले शुरू करते हैं कुछ न्यूट्रल अमीनो एसिड, मतलब जिसमें नंबर ऑफ NH2COH इक्वल रहेगा। सपोज मैंने शुरू किया ग्लाइसिन, सुनिए ग्लाइसिन में अमीनो एसिड मतलब यहां पे तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जी हाँ, एक NH2 है, लेकिन ग्लाइसिन में सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, जिसका वेरिएबल ग्रुप एक ही एलिमेंट है, दैट इज द हाइड्रोजन।
और बच्चों आपने केमिस्ट्री पढ़ोगे, सपोज कोई कार्बन को 4 एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसे 4 डिफरेंट एलिमेंट अटैच होते हैं ना, उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्लियर? तो जितना अमीनो एसिड होते हैं मोस्टली कायरल, ऑल आर कायरल, बिकॉज 4 एलिमेंट अलग अलग है। लेकिन ग्लाइसिन में देखिए, ग्लाइसिन में ऊपर भी हाइड्रोजन, इसका वेरिएबल ग्रुप भी हाइड्रोजन, तो 4 एलिमेंट सेम नहीं है, उसमें से 4 एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, उसमें से 2 क्या हो गया, सेम हो गया। तो ग्लाइसिन आपका क्या होगा, ये अकायरल होगा। ये क्या हो गया आपका, अकायरल। ग्लाइसिन आपका अकायरल है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है। क्लियर मेरे बात? ग्लाइसिन के बाद जाएंगे अलानिन। ग्लाइसिन में वेरिएबल ग्रुप होता है H, अलानिन में हो जाएगा CH3। थोड़ा और मैंने डेवलप किया, अलानिन में हो गया CH3। और याद रखिए मैं आगे मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बताने के टाइम पे अलानिन को रेफरेंस लेके बताऊंगा। अलानिन में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दूंगा, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट मतलब बताऊंगा, मेरा ट्रिक बताऊंगा। ऐसे नेचुरली नहीं होता कि अलानिन से सारा अमीनो एसिड बनेगा, मेरा ट्रिक के हिसाब से अलानिन से मॉडिफाई करके मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड को बना दूंगा। क्लियर मेरे बात? तो अलानिन में वेरिएबल ग्रुप हो गया और थोड़ा H और थोड़ा माना एक सिंगल कार्बन कंटेनिंग, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल रहेगा तो हो गया एलानिन। एलानिन का एक बड़ा भाई है। सुनिए, बड़ा भाई का कॉन्सेप्ट मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा। सिंपल नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने को बोलते हैं बड़ा भाई। मतलब एलानिन में आपने 2 नीचे CH3 जोड़ दीजिए, ये सिंपल CH3 था, अभी जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो घटेगा ना, केमिस्ट्री में पता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, अभी इसमें 2 CH3 जोड़ दिए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे घटा, CH हो गया। मैंने सिंपल इसमें 2 CH3 जोड़ दिया। क्लियर मेरे बात? एलानिन। तो एलानिन का बड़ा भाई नाम है वैलिन, क्योंकि ये जो CH3 जोड़ा, जोड़ने के बाद सपोज इसको लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे होगा ना, वी उल्टा भी को उल्टा कीजिए जैसे लगेगा, ऐसे ही ग्रुप आ गया, इसलिए इसका नाम है वैलिन। ट्रिक मतलब ऐसे नहीं, मतलब ट्रिक याद है, वैलिन। वेरिएबल ग्रुप आपका ऐसे भी लाइक है, CH3 बीच में CH, तो ये ग्रुप को बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप, हो गया वैलिन। वैलिन का भी एक बड़ा भाई है, बड़ा भाई मतलब नंबर कार्बन बढ़ेगा। तो वैलिन में आपने और एक न्यू CH2 अटैच कर दी यहाँ पे ऊपर, तो CH2 CH3 सेम वैलिन है, लेकिन बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, CH2 आ गया। तो वैलिन का बड़ा भाई का नाम होता है ल्यूशिन। और ल्यूशिन का आइसोमर, आइसोमर मतलब क्या करना है पता है? देखिए यहाँ पे सपोज ये CH3 अटैच है, ये CH3 को उठा के मैंने यहाँ पे इस कार्बन में ले गया, तो आइसोमर बन गया ना, पोजिशनल आइसोमर। यहाँ पे आइसोल्यूशन जो ल्यूशन में ये सपोज CH3 था, CH3 को उठाया मैंने आपका इस पोजीशन में ले गया, तो ये पोजिशनल आइसोमर हो गया। तो आइसोमर ऑफ ल्यूशिन नाम हो गया आइसोल्यूशिन। क्लियर मेरे बात? तो मैंने जितना भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया ना, ये सब न्यूट्रल है। आपका बुक में क्या लिखा है पता है? न्यूट्रल अमीनो एसिड ब्रैकेट में वैलिन। बच्चे एक ही को रटते हैं, वैलिन वैलिन वैलिन। भाई वैलिन के साथ साथ लुइसिन अलानिन भी लिख देगा, क्या गलत हो जाएगा? नहीं, उसको भी सही करके आएंगे ना, एक ही रटोगे नहीं। सपोज कोई एग्जाम है, नीट में या फिर कोई भी एग्जाम में, थोड़ा एडिशनल करने के लिए वैलिन के साथ और कोई जोड़ देगा, इतना भी रट्टा नहीं करना चाहिए एनसीईआरटी को। ये सारा न्यूट्रल है। वैलिन के साथ साथ ग्लाइसिन भी, अलानिन भी, एलानिन का बड़ा भाई वैलिन, वैलिन का बड़ा भाई लुइसिन, लुइसिन का आइसोमर आइसोल्यूशन। लेकिन बच्चों यहाँ पे सॉरी, यहां पे मैंने सारा अमीनो एसिड का सिंगल लेटर कोड और क्या लिखा आपका ट्रिपल लेटर कोड यूज किया हूं। आइए देखिए, यहां पे मैंने अमीनो एसिड का क्या यूज किया हूं, सिंगल लेटर कोड, ये क्या हो गया, सिंगल लेटर कोड और ट्रिपल लेटर कोड यूज किया हूं। एक सेकेंड, ओके। सारा अमीनो एसिड का हमने क्या करेंगे, सिंगल लेटर और ट्रिपल लेटर कोड यूज करेंगे। देखिए जैसे ग्लाइसिन का ट्रिपल लेटर कोड क्या है आपका, GLY, सिंगल लेटर कोड G। एलानिन का ट्रिपल लेटर कोड ALA, सिंगल लेटर कोड A। आपको लगे ये तो आसान है, नहीं। आपका टोटल देयर आर 26 अल्फाबेट है ना, उसमें से अमीनो एसिड 20 है, 6 अल्फाबेट के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है। और कुछ अल्फाबेट भी अमीनो एसिड का रिपीट होगा तब जाके कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए वैलिन, ये में यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, वैलिन V हो गया, ल्यूसिन L हो गया, आइसोलेशन I हो गया, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको लग रहा है कि भाई आसान है, सिंगल लेटर ट्रिपल लेटर कोड तो नाम से ही पता चल जाता है, आगे थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, याद रखेंगे, मैं भी ट्रिक बोल दूंगा। क्लियर? ये सारे थे न्यूट्रल। अभी देखिए कुछ आपका एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडिशनल आ जाएगा। ऑलरेडी अमीनो एसिड के पास एक अमीन था और एक कार्बोक्सिलिक था, लेकिन ये दो के साथ साथ और एक एडिशनल COH वेरिएबल ग्रुप में आ जाएगा, देने वो एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास NH2COH है, लेकिन
वेरिएबल ग्रुप में सपोज एडिशनल NH2 और COH आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा ना प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने एलानिन में पढ़ा था, वेरिएबल ग्रुप था CH3। देखिए मैंने इस CH3 में और एक COH अटैच कर दूंगा, एसिड अटैच कर दूंगा, एलानिन, इसे याद रखिए, एलानिन में मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एस्पार्टिक एसिड। क्या बन गया, एलानिन में एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये COH आ गया, एलानिन में नाम हो गया CH2COH, एस्पार्टिक एसिड। सिंगल लेटर कोड डी होगा, ट्रिपल लेटर कोड ASP। अब बोलेंगे ऐसे क्यों, अरे भाई ASP ट्रिपल लेटर कोड कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन सिंगल लेटर कोड ए करेंगे, ए तो ऑलरेडी एलानिन ले गया है ना, तो ए नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या करेंगे, बी फॉर बॉयज, बी में कोई अमीनो एसिड नहीं है। अब बोलेंगे ये सब क्या है, रूल है, रूल नहीं है, ऐसे रैंडमली सिंगल लेटर कोड दिया गया है, मैं ट्रिक बोल रहा हूँ। सी में सिस्टेन और एक है, तो डी दिया गया किसके लिए, एस्पार्टिक एसिड के लिए डी दिया गया। नेक्स्ट चलेंगे ग्लूटामिक एसिड, इसे याद रखिए, एस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई का नाम है ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड आपने कैसे बनाए थे, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनेंगे, इतना आप लोग के पास पेशेंस नहीं है, बोलेंगे क्या लग रहा है, छोड़ दूंगा, सुनिए चुपचाप। एलानिन में था आपका CH3, एलानिन का CH3 में मैंने जोड़ दिया COH, मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा एलानिन से, CH2COH, इसका नाम हो गया एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा आएगा, हो गया CH2CH2COH, इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई का नाम ग्लूटामिक एसिड। तो ट्रिपल लेटर कोड क्या हो गया, GLU। सिंगल लेटर कोड क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जी नहीं, जी मतलब ग्लाइसिन ले गया। सुनिए, जब एस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड डी है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, या फिर स्पेलिंग बोले ग्लू गम, GLU, उसके बाद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बोला, तो ग्लू बोलेंगे ना, GLUE, तो ग्लूटामिक एसिड का क्या हो गया, ई हो गया। क्लियर मेरे बात। ये ग्लूटामिक एसिड किसका बड़ा भाई है, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड कैसे बनाए थे ना, एलानिन में एसिड, एलानिन था CH3 में, जितने बार बोल रहा हूं कोई सुनेगा पेशेंस के साथ, याद हो जाएगा। एलानिन में वेरिएबल ग्रुप था CH3, उसमें आपने जोड़ दिया COH, हो गया CH2COH, हाइड्रोजन तो कम करना है ना, CH2COH, एस्पार्टिक एसिड का वेरिएबल ग्रुप। एस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई का नाम है ग्लूटामिक एसिड, मतलब एस्पार्टिक एसिड में CH2COH, ग्लूटामिक एसिड में CH2CH2COH, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। ट्रिपल सिंगल भी बोल दिया, लेकिन इन दोनों का अमाइड होता है, मतलब इसमें NH2 आ जाएगा तो हो जाएगा एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। एस्पार्जिन का ट्रिपल लेटर कोड ASN सिंगल N, ग्लूटामिन का GLN सिंगल हो गया Q, ये याद रखना है। तो बस ये सारा आपने अमीनो एसिड बोल दिया, कौन एसिडिक होगा और कौन न्यूट्रल होगा और कुछ अमाइड होगा आपका। अभी देखेंगे कुछ बेसिक अमीनो एसिड, देखिए सिंपल याद रखिए, बेसिक में एक्स्ट्रा क्या आएगा, NH2 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ NH2 आ जाएगा वेरिएबल ग्रुप में एक्स्ट्रा, तो वो बेसिक हो जाएगा। जैसे बेसिक मतलब NH2 आ जाएगा, 4 बार CH2 4 NH2 वेरिएबल ग्रुप में रहेगा, इसका नाम है लाइसिन। और अनदर है बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन, जहां पे यूरिया लाइक एक स्ट्रक्चर है, आर्जिनिन NH+C11NH NH2, तो इसका नाम हो गया आर्जिनिन। तो नंबर ऑफ NH2 ज्यादा हो गया ना, तो दे आर बेसिक अमीनो एसिड। बच्चों आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था, DNA रैपिंग किसके चारों तरफ करता है ना, एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम था हिस्टोन प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम था हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एसिडिक था कि बेसिक था, आज DNA एसिडिक था, DNA का थ्रेड एसिडिक था, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन था वो बेसिक था। और बेसिक प्रोटीन था मतलब उसमें बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा रहेगा ना, तो इसीलिए आपका हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन आर्जिनिन अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली लाइसिन आर्जिनिन से बनेगा आपका हिस्टोन, नंबर ऑफ लाइसिन आर्जिनिन ये जो आपका बेसिक प्रोटीन में ज्यादा होते हैं। क्लियर मेरी बात। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन दो आपका बेसिक है, और एक बेसिक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो देयर आर 3 बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन आर्जिनिन, लास्ट में बताऊंगा हिस्टिडीन, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए लाइसिन एंड आर्जिनिन। सेकंड लिखिएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री पढ़ोगे, जहां पे डबल सिंगल डबल रेजोनेंस आएगा, और भी 2-3 प्रॉपर्टी है, उस जिसको वो सेटिस्फाई करेगा वो सब हो जाएंगे एरोमेटिक। क्लियर मेरे बात। अभी देखेंगे, आपने पढ़ा था एलानिन, मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड मैंने कहां से बनाऊंगा ना, एलानिन से। एलानिन का मतलब CH3 में एक फिनोल अटैच कर दूंगा, फिनोल मतलब बेंजीन में OH, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे जाके। बेंजीन में, ये सपोज बेंजीन है, बेंजीन में OH रहेगा, इसको बोलते हैं फिनोल। ये फिनोल जगह कहां पे अटैच हो जाएगा, एलानिन में, एलानिन में अटैच हो जाएगा, OH भाग जाएगा, एलानिन का H OH पानी होके भाग जाएगा, नहीं रहेगा, तो ओनली बेंजीन अटैच रहेगा, फिनोल का OH चला गया। तो ये फिनोल प्लस एलानिन दोनों को मिला के क्या नाम रखेंगे, फिनाइल एलानिन।
क्लियर है मेरे बात? ट्रिपल लेटर कोड PHE और सिंगल लेटर कोड फा। फा मतलब ए, प्रोनाउंसिएशन से रखा गया है, पी तो नहीं हो सकता आगे, पी प्रोलिन के लिए, तो PHE फिनाइल अलानिन सिंगल लेटर कोड इसका प्रोनाउंसिएशन से होता है फा, जो आपका वायरल ज्यादा चल रहा है अभी, तो एफ होता है फिनाइल अलानिन के लिए। नेक्स्ट आपका बचा टायरोसिन। सुनिए मेरे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबा। ये जो फिनाइल अलानिन और टायरोसिन में क्या अंतर है? फिनाइल अलानिन में बस पारा पोजीशन में, मतलब नीचे एक OH अटैच कर दीजिए, बन जाएगा टायरोसिन। क्लास 2 में पढ़ोगे, ये टायरोसिन हमारे बॉडी में बनता है। फिनाइल अलानिन को आपने कंज्यूम करेंगे बिकॉज हमारा बॉडी नहीं बना पाएगा, लेकिन टायरोसिन हमारे बॉडी में बन जाएगा। कैसे ना? फिनाइल अलानिन में हाइड्रोक्सिलेशन करके, मतलब ये पारा पोजीशन में OH जोड़ देंगे फिनाइल अलानिन का, देन बन जाएगा टायरोसिन। एक एंजाइम करता है फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उस एंजाइम का डेफिशिएंसी हो जाता है ना, तो एक डिजीज होता है, इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोनुरिया। तो ये से याद रखिए, फिनाइल अलानिन से ही बनेगा टायरोसिन। कैसे ना? फिनाइल अलानिन में एडिशन क्या करेंगे? OH ग्रुप, तो बन जाएगा टायरोसिन। इसका सिंगल लेटर कोड हो जाएगा Y, ट्रिपल लेटर कोड हो जाएगा TYR, और दोनों एरोमेटिक हो गया। थर्ड आपका हो गया ट्रिप्टोफैन, ये भी सिंगल लेटर को W होगा, और ये भी एरोमेटिक। मैंने 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड बोल दिया। NCERT ने सारा अमीनो एसिड का सिर्फ नाम लिखा, मैंने स्ट्रक्चर इसलिए बताऊं ताकि एटलीस्ट थोड़ा तो याद रहेगा, उल्टा नहीं करेंगे। ट्रिप्टोफैन हो गया, टायरोसिन हो गया, और क्या हो गया आपका? फिनाइल अलानिन, TPT मतलब टी टायरोसिन, फिनाइल अलानिन और ट्रिप्टोफैन। क्लियर मेरे बात? ये सारा आपका क्या हो गया? आपका बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल सारा हो गया। अभी देखेंगे को सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, जिसमें सल्फर आएगा। मैंने क्या बोला बच्चों आपको? सारा अमीनो एसिड मोस्टली मैंने कहां से ओरिजिन करवाऊंगा? अलानिन से। अलानिन में एसिड, बोले मेरे साथ, अलानिन में एसिड नाम क्या था? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का बड़ा भाई ग्लूटामिक एसिड। अलानिन में आपने अटैच कर दिया आपका फिनोल, नाम हो गया फिनाइल अलानिन। फिनाइल अलानिन से हाइड्रोक्सिलेशन कर देंगे, बन जाएगा टायरोसिन। क्लियर मेरे बात? तो ये से अपने अलानिन से मोस्टली बनाता हूं ना, तो अभी सिमिलरली आपने क्या करेंगे? अलानिन का CH3 में सल्फर अटैच कर देंगे, नाम हो गया सिस्टेन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टेन, टीन नहीं, TINE, सिस्टेन। क्लियर मेरे बात? ये सल्फर कंटेनिंग मतलब अलानिन का CH3 के बाद एक SH ग्रुप ऐड हुआ, नाम हो गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टेन। और एक सिस्टेन का भी बड़ा भाई है। बड़ा भाई मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, वो बड़ा भाई का नाम होता है मेथियोनिन। CM याद रखिए, चीफ मिनिस्टर। सिस्टेन, मेथियोनिन दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होगा। तो सिस्टेन के बाद लिखा मेथियोनिन, जिसका ट्रिपल लेटर कोड हो गया MET। इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा, CH2 CH2 CH3, तो ये आपका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है सिस्टेन से, लेकिन सल्फर है, नाम हो गया मेथियोनिन। तो आपका 20 अमीनो एसिड में से 2 अमीनो एसिड जिनके पास सल्फर है, दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, दैट इज सिस्टेन एंड मेथियोनिन। मेरे बात क्लियर? जी हाँ। नेक्स्ट चलेंगे अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड। बच्चों अल्कोहल मतलब शराब, अल्कोहल मतलब शराब। शराब से याद रखिए सेरिन, शराब से याद रखिए सेरिन। तो जो अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है दैट इज द सेरिन। सेरिन मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सेम मैंने क्या बोला? मैंने बोला मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड सब कहां से बनाऊंगा? अलानिन से। अलानिन में CH3 था, जी हाँ, उसमें OH अटैच कर दीजिए, अल्कोहल अटैच कर दीजिए, तो हो गया CH2OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। मतलब CH2OH ग्रुप को क्या बोला जाएगा ना? सॉरी, CH2OH को बोलते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना सबको? हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो सेरिन में जो ग्रुप है इसका नाम है, इनसे लिखा हाइड्रोक्सी मतलब OH, मिथाइल में अटैच हुआ है, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरिन में रहेगा। OH मतलब अल्कोहल कंटेनिंग। कैसे याद रखोगे? OH अल्कोहल शराब है, शराब से सेरीन, सेरीन का बड़ा भाई ऐसे याद रखिए ST, थ्रियोनिन। सेरीन का बड़ा भाई थ्रियोनिन, जिसमें आपका OH भी आ गया, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा। बड़ा भाई मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहेगा। सेरीन में CH2H, थ्रियोनिन में ज्यादा कार्बन है, और सेकेंडरी अल्कोहल आ गया थ्रियोनिन। आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर सारा याद रखेंगे? ना 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 ना, बस याद रखिए कौन है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, कौन है आपका अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड, कौन था एरोमेटिक अमीनो एसिड, कौन था न्यूट्रल। स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक दिमाग पे जाएगा तो एटलीस्ट इमेजिनेशन आएगा। इनसेट ने जो लिखा गया है वो तो थोड़ा बहुत लिखा गया, सबका नहीं लिखा, एटलीस्ट आपको इनसेट स्ट्रक्चर दिखाने से थोड़ा याद आ जाएगा, मदद करेगा आपको। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, केमिस्ट्री में होगा। बायोलॉजी में आज तक एनसीईआरटी में जो 3 स्ट्रक्चर है, अलानिन, ग्लाइसिन और आपका ये सेरिन के बारे में पूछेगा, और किसके बारे में नहीं पूछेगा। मेरे बात क्लियर? बाकी सबका स्ट्रक्चर बस देख लीजिए।
इम्यूनो एसिड एक है। इम्यूनो एसिड मतलब बच्चों क्या हो गया, अभी जितना मैंने अमीनो एसिड बोला इसमें अमीन ग्रुप फ्री था। इम्यूनो एसिड होता है प्रोलीन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 20 अमीनो एसिड में से व्हिच अमीनो एसिड इज इम्यूनो एसिड। क्या होगा देखिए, इसमें यहां पे देख रहे हैं COH जो अमीनो एसिड में रहता है, अमीनो एसिड में NH2 रहता है, लेकिन यहां पे जो अल्फा कार्बन से एक CH2, दो CH2, तीन CH2 ऐसे प्रोलीन जैसा आएगा, लेकिन ये आपका बेंड करके खुद का अमीन के साथ जुड़ गया, इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनो एसिड। बस आपके लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे याद रखिए प्रोलीन। प्रोलीन एक इम्यूनो एसिड है जिसमें अमीन ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए इसका नाम इम्यूनो एसिड बोला जाता है। और लास्ट में मैंने बोला था बच्चों, एक अनदर बेसिक अमीनो एसिड भी आपको बताऊंगा, एक बेसिक अमीनो एसिड बताऊंगा। ऑलरेडी दो तो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन अर्जिनिन, इनके साथ साथ हिस्टिडीन भी अनदर बेसिक अमीनो एसिड होता है। कितना हो गया अमीनो एसिड, न्यूट्रल में 1 2 3 4 5, एसिडिक अमीनो एसिड में 2 6 7, अमाइड में 2 9, यहां पे बेसिक में 2 11, और एरोमेटिक में 3 14, और सल्फर कंटेनिंग में 2 16, अल्कोहल कंटेनिंग में 2 18, और एक इम्यूनो एसिड 19, और एक अनदर बेसिक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन। टोटल हो गया 20 अमीनो एसिड। सारा 20 अमीनो एसिड का नाम जान लिया, सिंगल लेटर कोड ट्रिपल लेटर कोड भी वहां पे मेंशन किया हो, एक बार देख लोगे, आप बोलेंगे ये तो यहाँ पे नहीं दिया है। बच्चों आपने जब आगे जाओगे क्लास 12 में एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसी चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होगा, दूसरे चैप्टर में चला जाऊंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि नीट में जब क्वेश्चन पूछेगा ये तो रैंडमली पूछेगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बायोमोलिक्यूल का आंसर करना है तो वहां पे जो चीज लिखा है उस बेसिस पे आंसर कीजिए, सेल चैप्टर में जाएंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा ना भाई। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, आंसर कीजिए, चैलेंज करेंगे। हाँ एनसीडी का स्टेटमेंट है तो उसको सही कंसिडर करना, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा। लेकिन एनसीडी का स्टेटमेंट जब आपके क्वेश्चन में नहीं है, एनसीडी का स्टेटमेंट यूज नहीं किया था लेकिन कॉन्सेप्चुअली पूछा है, तो आपने कॉन्सेप्ट यूज करके कीजिए। क्लियर मेरे बात? चलिए अभी सारा 20 अमीनो एसिड आपने खत्म कर दिए। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। कितने टाइप है बच्चों, देखिए 20 में से कुछ अमीनो एसिड हमारा बॉडी खुद बना पाएगा। मैंने बोला ना, जैसे टायरोसिन हमारा बॉडी फिनाइल एलानिन से बना देता है। तो सुनिए आपके लिए इसेंशियल कौन है, ऑलरेडी जो आपके पास है, जो आप कर सकते हैं या फिर जो आप नहीं कर सकते हैं। तो जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे लिए इसेंशियल है, जो मैं कर सकता हूं जो मेरे पास है वो इसेंशियल क्यों होगा। नीट मुझे निकालना है वो मेरे लिए इसेंशियल है। ऑलरेडी मेरे पास जो है, मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट है, वो मेरे लिए इसेंशियल, वो तो ऑलरेडी हो गया है। क्लियर है मेरे बात? तो अभी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इसेंशियल, मतलब जो आपका क्या होगा बॉडी में बना पाएगा, द अमीनो एसिड व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी दे आर नॉन इसेंशियल। लेकिन जो नहीं बना पाएगा बॉडी, जिसको बॉडी नहीं बना पाएगा वो आपको चाहिए ना, वो हो गया इसेंशियल अमीनो एसिड। अभी चलते हैं, आपका 20 में से 10 होता है एसेंशियल, 10 होगा नॉन एसेंशियल। बॉडी नहीं बना पा रहा है तो एसेंशियल है, तो बॉडी नहीं बना पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए ना, डाइट के थ्रू कंज्यूम करना चाहिए। जो अमीनो एसिड आपका बॉडी नहीं बना पाएगा तो उसको आपने क्या करेंगे, हमारे फूड के थ्रू, हमारे डाइट के थ्रू इसको कंज्यूम करना चाहिए। तो ऐसे 20 में से 10 अमीनो एसिड एसेंशियल। एनसेट ने अभी बायोलॉजी चैप्टर में, बायोलॉजी में 20 अमीनो एसिड में से बस मेंशन कर दिया कि कुछ होते हैं एसेंशियल, लेकिन कौन कौन है नहीं बोला। सुनिए चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपका 10 एसेंशियल अमीनो एसिड बोल दूंगा। पहले घर में जाइए, होमवर्क का पहले कंप्लीट कीजिए। क्या कीजिए, होमवर्क पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिल्म देखिए टीवी में, कहां पे, टीवी में। होमवर्क फिल्म टीवी, होमवर्क कीजिए, फिल्म देखिए कहां पे, टीवी में। होम मतलब हिस्टिडीन, डब्ल्यू मतलब SWRK होमवर्क, एस मतलब हिस्टिडीन, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन, आर मतलब आर्जिनिन, सबका ट्रिपल लेटर कोड सिंगल लेटर कोड बोला था ना, अभी एप्लीकेशन आया। ए मतलब बोला था लाइसिन, एफ प्रोनाउंसिएशन से फिनाइल एलानिन, आई आइसोलेशन, एल फॉर ल्यूसिन, एफ मतलब मेथोनिन, फिल्म हो गया, टी मतलब थ्रियोनिन, वी मतलब वैलिन। तो इसीलिए आपका सिंगल लेटर कोड को भी याद रखना चाहिए। मेरा ट्रिक हो गया, एसेंशियल अमीनो एसिड 10 होते हैं, होमवर्क SWR के होमवर्क करना है। उसके बाद क्या करना है, फिल्म देखना है टीवी में, FILM। भाई ये ट्रिक है, ऐसे नहीं बोलना है कि सर ने बताया तो होमवर्क खत्म करने के बाद मूवी देखना है, ये एग्जाम्पल है आपका, ट्रिक को याद रखे। अभी चलिए आपका स्टार्ट करेंगे। अमीनो एसिड सारा खत्म हो गया बच्चों। अमीनो एसिड तो मोनोमर था, अमीनो एसिड का पॉलीमर से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा सर। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स आर नथिंग बट दीज आर द पॉलीपेप्टाइड, मतलब बहुत सारा अमीनो एसिड जब बॉन्डिंग होंगे तब प्रोटीन बनेगा। तो दे आर पॉलीपेप्टाइड, मतलब पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड।
बट ये जो प्रोटीन होगा, पॉलीपेप्टाइड होगा, दे आर हेटेरोपॉलीमर। बोलेंगे मतलब हेटेरोपॉलीमर मतलब जब डिफरेंट अमीनो एसिड से बनता है ना, इसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। आपके पास टोटल कितना अमीनो एसिड है ना, 20 है। 20 सेम के अलग अलग, सर बताया सारा अलग अलग है, अलग अलग है। तो आज आपका प्रोटीन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से बनेगा, तो ये प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है, ना कि होमोपॉलीमर। ये एआर क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्लियर मेरे बात? तो दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय। नेक्स्ट लिखा है तो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बनते हैं, इसलिए हेटेरोपॉलीमर बोलता है। एआर क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट बोला है जो अमीनो एसिड कैसे जुड़ेंगे ना, अमीनो एसिड के बीच में आपने देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड होगा। कैसे देखिए, अच्छे से देखिए, एनसेड ने फिगर नहीं किया है पहले। एक्चुअली आपने जब स्टेटमेंट पढ़ोगे वहां पे बोला है कि फिगर नंबर जाइए यहां पे मिलेगा, वो हटा दिया है। पहले ये फिगर था, अभी हटा दिया है, वो पेप्टाइड बॉन्ड को क्लियरली नहीं दिखाया है। आइए चलिए, फिगर है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड ये फिगर पहले था भी नहीं है। ये सपोज मेरा अमीनो एसिड 1 है, कोई भी आपका वेरिएबल ग्रुप R1 है। इसमें आपको पता है इधर राइट साइड में COH है, लेफ्ट साइड की तरफ NH2 है। ये अमीनो एसिड नंबर 2 है, इधर भी कार्बोक्सिलिक और इधर भी NH2। देखिए क्या होगा, पहला अमीनो एसिड का OH, सेकेंड अमीनो एसिड का हाइड्रोजन। पहला अमीनो एसिड का OH, सेकेंड अमीनो एसिड का हाइड्रोजन पानी होके निकल गया, H2 बन के निकल गया, H2 बन के निकल गया। क्योंकि जब भी OH H को देखते हैं ना, वाटर रिलीज हो जाता है, H2 निकल गया। तो अभी दोनों अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। पहला अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, सेकेंड अमीनो एसिड का NH का हाइड्रोजन। तो ये दोनों से क्या हुआ, वाटर रिलीज हो गया, तो दोनों के बीच में एक आपका बॉन्ड आ गया, ये C डबल बॉन्ड ONH, इसको ही बोलते पेप्टाइड बॉन्ड। मेरे बात क्लियर? दो अमीनो एसिड का मतलब पहला अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, सेकेंड अमीनो एसिड का जो अमीन था NH2 था। समझ में आ रहे ना? अरे बैठ जाता हूं, ये अमीनो एसिड है ना, हाँ हाँ, ये अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जी हाँ, राइट साइड की तरफ था। ये सेकेंड अमीनो एसिड है, उसका लेफ्ट साइड में आपका था NH2, उसका हाइड्रोजन। एक का OH और दूसरे का H के बीच में रिलेशन हुआ, तो भाग गए। क्या पकड़ के, बाल्टी में पानी पकड़ के भागे, मतलब H2O रिलीज हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के टाइम पे क्या हुआ आपका, डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर रिलीज हुआ। अभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गए, इसी बॉन्ड का नाम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, बॉन्ड का नाम बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए किसका रिलीज हुआ, पानी का। और पानी का रिलीज को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। बाल्टी में पानी पकड़ के चला गया कौन, आपका H2O चला गया, और दोनों के बीच में क्या बना के चला गया, बॉन्ड बना के चला गया, रिलेशन आ गया, नाम क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे तो दो है, डाई पेप्टाइड बोलेंगे। तीन होगा, ऐसे बहुत सारा जो पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, नाम हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, उसको बोलेंगे प्रोटीन। अरे क्लियर की नहीं? जी हाँ। अभी चलेंगे आपका, तो जान लिया कि प्रोटीन कैसे बनेगा ना, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अभी दो हुआ, अभी थर्ड अमीनो एसिड आएगा, वो भी जुड़ेगा। ऐसे बार बार जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो एक बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। इसलिए प्रोटीन को ना पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। क्लियर मेरे बात? नेक्स्ट आपका, मैं सारा चीज जो बोल रहा हूं बच्चों, ऑर्गेनाइज करके बोल रहा हूं। आप एक बार मेरा नोट्स पढ़िए। आप एनसीडी को बार बार बता पकड़ के बैठेंगे, नहीं मिलेगा। मैंने सिस्टमेटिकली बोल रहा हूं, एनसीडी इधर उधर इधर इधर करके लिखा है, मैं सिस्टमेटिकली जा रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब सबका एंगल में स्ट्रक्चर चेंज होगा। जैसे इनऑर्गेनिक वाले, इनका एंगल क्या होता है, इनका एंगल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो भी आपका रिएक्शन करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, तो उनका OF आपका रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप ऑर्गेनिक वाले को पूछेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है 2D में। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर, नाफ्थलीन, नाफ्थलीन पता है ना, दो बेंजीन जब एक साथ जुड़ जाएंगे ना, तब बनता है नाफ्थलीन। तो ये बेंजीन, नाफ्थलीन, ये सब क्या होता है ना सर, 2D स्ट्रक्चर होता है। ये सब क्या होता है, इससे 2D स्ट्रक्चर होता है, 2D होता है। बेंजीन सिंगल था, नाफ्थलीन हो गया। तो ये मैं बोलना चाहूंगा, ये सब आपका 2D में हो गया। और आपका इनऑर्गेनिक वाले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। फिजिक्स में जाएंगे, वो तो वेक्टर आ जाएगा XYZ, मतलब 3D में। लेकिन आपने बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, थोड़ा एडवांस हो गया, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर को 4 लेवल में रिप्रेजेंट किया। क्लियर मेरे बात? लिखा है सारा, थ्योरी में जा रहा हूं, एक भी लाइन मिसिंग नहीं करना है एनसीटी का। ऑल्दो ये कोई रिलेशन नहीं है मेरा बायोमोलिक्यूल के साथ, ये एक आपका ऐसे अप्रोच में भी बताया था एनसीटी ने, मैंने भी बोल दिया। तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कितना लेवल में बायोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन करेंगे, 4 लेवल में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टॉर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या, देखिए आपने पढ़ा डीएनए से, मतलब प्रोटीन कहां से बनता है,
डीएनए से ही तो बनेगा ना। कैसे बनेगा, सुनिए, जो लोग पता नहीं है, हमारे सेल का न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वो डीएनए से पहले आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा जिसका नाम होता है ट्रांसलेशन। लेकिन जब पहले प्रोटीन बनेगा, रॉ प्रोटीन इनिशियली जो बनेगा, उसमें कोई फोल्डिंग फोल्डिंग नहीं हुआ था, ये सिंपल सीक्वेंस ऑफ आपका अमीनो एसिड था, मतलब एक चेन ऑफ, एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड था, जैसे आप देख रहे हैं। क्लियर मेरे बात। और मैंने बार बार बताया था, अमीनो एसिड का जहां से शुरू होगा, लेफ्ट साइड में उसका NH2 रहेगा, राइट साइड में COH रहेगा, ये रूल है। तो इसीलिए जब आपका एक प्रोटीन का चेन बना, तो इसका लेफ्ट साइड में, मतलब स्टार्टिंग में, फास्ट में जो अमीनो एसिड रहेगा उसका कौन फ्री है, NH2, इसलिए इसको बोला जाएगा एन टर्मिनल। और लास्ट में सबसे फ्री कौन रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इसको बोलेंगे C टर्मिनल। क्लियर मेरे बात। तो ये लिखा आपका, दीज आर द सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, मतलब लिनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड लिंक बाय कौन सा बॉन्ड में बॉन्डिंग हुआ है, लिखा पेप्टाइड बॉन्ड। ऑलरेडी मैंने बोला था, पेप्टाइड बॉन्ड बनने के टाइम पे क्या होता है, जल्दी बोलिए, डिहाइड्रेशन होता है। किसका OH, किसका H, ना कार्बोक्सिलिक का OH, NH2 का H, भागे, क्या किए, भागे, क्या पकड़ के, पानी बाल्टी पकड़ के भागे। क्लियर मेरे बात। अभी देखेंगे आपका, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से कुछ नहीं आपको मिलेगा, कुछ नहीं एक ही चीज पता चलेगा, पोजिशनल इंफॉर्मेशन। कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखोगे तो सिंपल सीक्वेंस ही है ना, इसको देख के बोलोगे है अलानिन पहले, ग्लाइसिन सेकंड में, लाइसिन थर्ड में, मतलब मैं एग्जांपल बोल रहा हूं। आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखकर बस इतना आपने आइडिया देंगे, व्हिच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, व्हिच इज द सेकंड, व्हिच इज द थर्ड, एंड सो ऑन। बस पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिकॉज प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इसमें कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं हुआ है। और ये आपका सिंपल एक चेन है, लेफ्ट एंड एक लाइन है, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट, राइट एंड को क्या बोलेंगे, लास्ट। पेपर में ये साइड राइट होता है, दिस इज द लेफ्ट। बॉडी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चले जाएंगे, बॉडी में ये उल्टा होगा, इधर लेफ्ट इधर राइट। मेरे बात क्लियर। लेकिन आपका पेपर में इधर राइट इधर लेफ्ट, तो राइट एंड इज C टर्मिनल लास्ट, लेफ्ट एंड इज फर्स्ट एंड एन टर्मिनल। मेरे बात क्लियर सर, शुरू कीजिए। नेक्स्ट लिखा आपका प्रोटीन थ्रेड, लेकिन ये जो प्रोटीन थ्रेड आपका मतलब लिनियर चेन है, ऑलवेज जैसे नहीं रहेगा। बोलेगा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ऊपर खुला रहने में किसको पसंद, बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फोल्डिंग कीजिए, मुझे काम करना है, मुझे क्या करना है, काम। इसीलिए लिखा, ये जो आपने प्रोटीन थ्रेड आपने बनाया, डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रॉड। ऐसे एक्सटेंडेड रॉड मतलब ओपन फॉर्म में नहीं रहेगा, ये भी फोल्डिंग करके डिफरेंट ऑर्डर में द थ्रेड इज फोल्डेड टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें फोल्डिंग आएगा प्राइमरी में, इसको बोला जाएगा सेकेंडरी। मेरे बात सुनिए, प्राइमरी में किसी को डाउट है तो बोलिए। अभी जाएंगे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा ना, देखिए सपोज आपका एक चेन था, मैं आपको रफली बना रहा हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये था, हाँ सर, प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल सीक्वेंस था। एक साइड को आपने बोला था एन टर्मिनल और एक साइड को बोला था सी। एन क्यों, बिकॉज वहां पे कौन था, अमीन था। सी क्यों, बिकॉज वहां पे COH था। लेफ्ट एंड, दिस इज द लेफ्ट, लेफ्ट आपका फास्ट है, वहां पे NH2 था, इसलिए इसको बोलते हैं एन टर्मिनल। राइट में आपका कार्बोक्सिल, इसको बोलते हैं C टर्मिनल। और ये सिंपल सीक्वेंस किसका था, अमीनो एसिड का। हाँ सर, देखिए इसमें कभी कभी बीच बीच में आपका ये बोलेगा मुझे ऐसे ओपन बन के नहीं रहना है, कभी कभी आपका कुछ रीजन में, यार सर्टन लोकेशन, सम लोकेशन में ये हेलिक्स बना दिया, और कुछ रीजन में जाके ये ऐसे आपका ऐसे लेयर बना दिया, जिसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड सेट। क्लियर मेरे बात। तो ये बोलना चाह रहा है कि ये आपका ऐसे ऑलवेज आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं रहेगा, एट सम लोकेशन इसमें फोल्डिंग हुआ, इसमें फोल्डिंग हुआ। क्या बनाया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फोल्डिंग कौन सा फॉर्म में होगा ना, फोल्डिंग हेलिक्स फॉर्म में, ऐसे हेलिकल मैनर में होगा, जैसे स्टेयर केस में होता है ना, ऐसे हेलिकल स्टेयर केस बनाएगा, इसको बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। और ये ऐसे लेयर होगा, लेयर के लिए बोलते हैं प्लेटेड। हमने बोलते हैं ये मेरा रिंग में गोल्ड का प्लेटेड है, मतलब गोल्ड का लेयर है ना, तो जब ये इससे लेयर बन जाएगा एक के ऊपर एक, इसको बोलेंगे बीटा प्लेटेड। अल्फा इसका नाम था, इसलिए इसका नाम बीटा रख दिया गया। वो हेलिक्स था तो अल्फा हेलिक्स, और ये लेयर है तो प्लेटेड, मतलब क्या प्लेटेड रखेंगे, बीटा प्लेटेड। नाम क्यों दिया गया उसका भी रीजन समझिए। ये क्या एंटायर लेंथ पे फोल्डिंग हुआ ना, ये जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसका सम लोकेशन में, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में ये हेलिक्स हुआ। तो इनसेट ने लिखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका दो टाइप, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड सेट। तो पहला अल्फा हेलिक्स, द प्रोटीन थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। क्या एंटायर लेंथ नहीं, एट सम लोकेशन। तो सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड ये फोल्डिंग में गया, आर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, नॉट इन एंटायर लेंथ।
बीटा प्लेटेड विथ और कुछ रीजन में आपका फोल्डिंग हो गया, इसका नाम हो गया बीटा, नॉट इन एंटर इन सम लोकेशन में, कुछ लोकेशन में फोल्डिंग का नाम अल्फा हेलिक्स, उसी मतलब ये प्राइमरी धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है ना। अरे मेरे बात क्लियर, ऐसे मत सोचिए कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन का प्राइमरी है कुछ स्ट्रक्चर सेकेंडरी, नहीं, सेम आपका प्राइमरी खुद को क्या कर रहा है, ऑलवेज एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं रहेगा, उसमें धीरे 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 फोल्डिंग होके ये एक फंक्शनल बनने के लिए जा रहा है। आपने जो पढ़ा था सेल बायोलॉजी में, इनिशियली प्रोटीन ईयर में बना, गोल्गी इसको मॉडिफाई करते हैं, प्रोटीन को ईयर में भी कुछ होता है, तो मॉडिफाई का मतलब क्या ना, जो आपका प्रोटीन बना था इनिशियली ये चेन बना था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना था, लेकिन ये प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए, जैसे कोई प्रोटीन एंजाइम होगा, कोई प्रोटीन हार्मोन होगा, तो प्रोटीन को फंक्शनल करने के लिए, काम करने के लिए इसको मॉडिफाई करना चाहिए, डिफरेंट शेप देना चाहिए, तो वही होता है मॉडिफिकेशन। पहले जो प्रोटीन बना था ये एक्सटेंडेड रॉड लाइक था, इसका नाम था प्राइमरी, जिसमें सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड था, लेकिन अभी आपने सेकेंडरी बना रहे हैं, सेकेंडरी मतलब सर्टेन लोकेशन में आपने इसको क्या किया, ऐसे फोल्डिंग किया, इसका नाम हो गया अल्फा हेलिक्स, और कुछ रीजन में ऐसे लेयरिंग हो गया, इसका नाम हो गया बीटा प्लेटेड शीट। तो ये आपका कैसे हुआ ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, मतलब बोथ अल्फा हेलिक्स एनसीडी में नहीं है, जान लीजिए, बोथ अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बिकॉज अमीनो एसिड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन था, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, एक मोर होता है और एक लेस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे बात क्लियर, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट बना आपका, और लेकिन आंसर लिखा ये जो अल्फा हेलिक्स है प्रोटीन में ओनली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिलेगा, बच्चे रट लेंगे अच्छे से, प्रोटीन में ओनली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिलेगा। अरे भाई सुनिए, क्यों आ राइट हैंडेड, व्हाई नॉट लेफ्ट हैंडेड? आपने पढ़ा ये प्रोटीन में, सुनिए मेरे बात, आपने पढ़ा ये प्रोटीन में वेरिएबल ग्रुप होता है कि नहीं, ये फिर से जाना चाहूंगा इस पेज में। सपोज ये प्रोटीन का चेन होगा, इसमें सब ऐसे वेरिएबल ग्रुप है कि नहीं, प्रोटीन जब आपका चेन बनेगा, जब ये क्या करेगा, राइट हैंडेड हेलिक्स ऐसे बनाएगा, ऐसे राइट हैंडेड, जितना वेरिएबल ग्रुप होंगे ये सब ऐसे बाहर की तरफ रहेंगे, मान लीजिए ये सब कहां पे रहेंगे, आपका बाहर की तरफ रहेंगे, राइट हैंडेड होगा तो वेरिएबल ग्रुप कहां पे रहेंगे, आउटसाइड रहेंगे। वेरिएबल ग्रुप थोड़ा बल्कियर ग्रुप होते हैं, बाहर की तरफ रहेंगे तो उनके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये सपोज लेफ्ट हैंडेड उल्टा होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा, तो वेरिएबल ग्रुप जो बल्कियर ग्रुप होते अंदर आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, जब दो बल्कियर ग्रुप पास पास आते हैं उनके अंदर एक इंटरेक्शन होता है, हिंड्रेंस होता है, जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। क्लियर मेरे बात? तो व्हाई आपका हेलिक्स ऑलवेज राइट हैंडेड होगा, बिकॉज राइट हैंडेड होने से ये जो आर ग्रुप है, ये जो वेरिएबल ग्रुप है, ये आउटसाइड रहेगी इनसाइड रहेंगे, सर आउटसाइड रहेंगे, आउटसाइड रहने से स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होएगा। क्लियर मेरे बात? तो ये स्टेबिलिटी देने के लिए आपका वेरिएबल ग्रुप को कहां रखना है, आउटसाइड में रखना है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आएगा। ले मतलब राइट हैंड करने से, लेफ्ट हैंड करने से आर अंदर हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस जो फ्रेशर है 11th क्लास में है, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे जब शुरू होगा, कि बॉल्कियर ग्रुप मतलब बड़े बड़े ग्रुप जो पास में आएंगे उनके अंदर एक रिपल्सन आ जाएगा, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। इतना बात क्लियर? तो प्रोटीन में आपका अल्फा हेलिक्स जो होता है ऑलवेज राइट हैंडेड होगा। ऑलरेडी बीटा प्लेट सेट के बारे में बोल दिया। नेक्स्ट ये सर्टन लोकेशन में हुआ, आपने एक प्रोटीन देखा एनसी टर्मिनल है, यहाँ पे आपका अल्फा हेलिक्स है और यहाँ पे आपका मतलब ये आपका बीटा, मतलब ऐसे मान लीजिए ये आपका इस रीजन में प्रोटीन थ्रेड ऐसे हो गया। क्लियर मेरे बात? मान लीजिए इसे प्रोटीन थ्रेड इस रीजन में ऐसे लेयर हो गया। क्लियर मेरे बात? अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेट शीट दोनों किसका एग्जांपल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। चलिए टॉर्सियरी, अभी ये भी आपका ऑल्दो सम लोकेशन में फोल्डिंग हुआ, अभी भी ऐसे ओपन है, लेकिन अभी ये प्रोटीन थ्रेड क्या करेगा, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, इस दोनों एंड को पकड़िए, पकड़ ले सर, इसको क्या कीजिए, फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ, इसको किस हाथ में डांस नहीं कर रहा हूं, तो ये फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ। सपोज ये आपका प्रोटीन है, मान लो हाथ में है, मैजिक, ये एक प्रोटीन थ्रेड है एनसी, ये प्रोटीन थ्रेड में बीच बीच में अल्फा हेलिक्स है, बीच बीच में बीटा प्लेट शीट है, इस प्रोटीन को अभी क्या कीजिए, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, मैंने फोल्डिंग कर दिया, डांस नहीं कर रहा हूं, फोल्डिंग हो गया, बन गया टॉर्सियरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? मतलब एक सिंगल पॉलीप्लेट चेन व्हेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, एक मतलब वो खुद के ऊपर ऐसे फोल्डिंग हो गया, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, तो एक हॉलो उलेन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना, इसी का नाम हो गया टॉर्सियरी स्ट्रक्चर। और बोलेंगे मैंने इसे फोल्डिंग क्या किया, अटैच होके रहेगा, मतलब उसके बीच में कुछ बॉन्ड आ गया, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है, कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड था प्रोटीन में, सिस्टेन, दो सिस्टेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया।
हाइड्रोजन बॉन्ड भी कुछ लोकेशन में आ जाएगा। तो ये सब इंटरेक्शन ने टॉर्सरी स्ट्रक्चर को भी स्टेबल करके रखेगा। जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करके कौन रखा था? अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेट सेट को हाइड्रोजन बॉन्ड। टॉर्सरी स्ट्रक्चर में एन सेट ने 2 लिखा है, इससे बहुत सारे इंटरेक्शन आएगा। आयनिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, जितना अपना बॉन्डिंग में पढ़े थे सब इंटरेक्शन आएगा। 2 आपका इंटरेक्शन एन सेट ने लिखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाई मतलब 2 सल्फर जो पास पास आते हैं ना, इनको बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। और 2 सल्फर किसका ना, सपोज ये आपका प्रोटीन का एक पार्ट है जहां पे सिस्टेन था, ये प्रोटीन का अनदर पार्ट, सेम चेन का अनदर पार्ट है। 2 सिस्टेन पास पास आ जाएंगे, यहां पे एक सिस्टेन था, इधर एक सिस्टेन था, पास पास आ जाएंगे। सिस्टेन का वेरिएबल ग्रुप एसएस था, बताया था ना, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। 2 सल्फर के बीच में जो बॉन्ड होगा इसका नाम होता है डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो ये सारे इंटरेक्शन के वजह से कौन सा स्ट्रक्चर बना ना, आपका टॉर्सरी स्ट्रक्चर। और ये एक 3 डायमेंशनल व्यू है, और ये अभी एक्टिव हो गया। एक्टिव मतलब फंक्शनल हो गया, अब ये प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। सपोज एंजाइम का काम कर पाएगा, हार्मोन का काम कर पाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी उनका फंक्शनल नहीं था। जब ये टॉर्सरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है और ये एक्टिव स्ट्रक्चर बन गया, एग्जाम्पल जैसे आपका मायोग्लोबिन, मसल सेल में बच्चों मिलता है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को स्टोरेज करता है। ये एक टॉर्सरी स्ट्रक्चर एनसीडी में नहीं लिखा, मैंने एग्जाम्पल बोल दिया। एनसीडी में ओनली क्वाटरनरी का लिखा। तो मुझे बोले टॉर्सरी में, बच्चे बहुत गलत करते हैं, सोचते हैं टॉर्सरी मतलब 3 शायद पॉलीपेप्टाइड से बना टॉर्सरी। ना ना ना, टॉर्सरी में एक ही पॉलीपेप्टाइड व्हेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, इसका नाम हो गया टॉर्सरी। बच्चे बहुत आसान बोलते हैं, टॉर्सरी में 3, सेकेंडरी में आपका, तो क्वाटरनरी में क्या होगा आपका, भी चलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इट इज ए असेंबल ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। इसमें मोर देन 1 जब मतलब 1 से ज्यादा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, इसको रखेंगे, इसका नाम क्या हो गया आपका पॉलीपेप्टाइड। मतलब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड से बनेगा, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड से बनेगा, इसका नाम क्या रखेंगे आपने, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट इज असेंबल ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट, 2 और मोर। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। जैसे एग्जांपल आपने लिखा कि आपका हेमोग्लोबिन, इस हेमोग्लोबिन में जाएंगे 4 यूनिट है, 2 अल्फा और क्या है 2 बीटा। इसमें आपका 4 है, 2 अल्फा, एक बार अच्छे से देखिए इसमें क्या आपका है, दो अल्फा आपको देखने के लिए मिलेगा और क्या मिलेगा 2 बीटा। तो ये जो 2 अल्फा है और 2 बीटा है, तो ये आपको पूछेगा कि हेमोग्लोबिन में कितना पॉलीपेप्टाइड है ना, 4 है। हेमोग्लोबिन में कितना पॉलीपेप्टाइड है ना, 4 सब यूनिट है, लेकिन कितना टाइप है, 2 टाइप। 4 पॉलीपेप्टाइड लेकिन कितना टाइप, 2 टाइप, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। मेरे बात क्लियर। और ये आपका इंटरेक्शन करके, इस ऐसे नहीं कि अलग अलग है, इंटरेक्शन करके 2 अल्फा 2 बीटा मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 टाइप, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 टाइप हो गया ना। तो ये बना हेमोग्लोबिन जो आपका ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इट इज ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो मैंने सारा आपका प्राइमरी से लेकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक प्रोटीन का स्ट्रक्चर खत्म किया, एनसीडी का लाइन बाय लाइन विथ मीनिंग। क्लियर। अभी चलते हैं प्रोटीन का फंक्शन। आप बोलेंगे ये तो एनसीडी में सिस्टमेटिकली नहीं लिखा है, ये एक बॉक्स के अंदर लिखा है प्रोटीन का फंक्शन। तो चलिए फंक्शन में क्या होगा, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। पहले कोलाजन, ये कहां पे रहता है वो, चाहिए कोलाजन प्रोटीन के बारे में आपका ये यूनिट शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन में लिखा था। आपका जो रामचंद्रन जी ने क्या किए थे, इस प्रोटीन के बारे में बताए थे, इसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये कोलाजन कहां पर रहेगा पता है, जो सेल सेल के बीच में स्पेस होता है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर और ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर रीजन और ग्राउंड टिश्यू, वहां पे कोलाजन रहेगा। मतलब सेल सेल को, जैसे आपने ब्रिक ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए सीमेंट यूज करते हैं ना, सिमिलरली सेल सेल को भी यूज करने के लिए जो सीमेंटिक मटेरियल होगा उसका नाम था कोलाजन। तो इसने लिखा जो आपका सेल सेल के बीच में इंटरसेलुलर, मतलब ये कोलाजन है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, सेल सेल के बीच में जो स्पेस है, मैट्रिक्स है, सेल के अंदर का रीजन को बोलते हैं इंट्रा, तो सेल के बाहर के रीजन को क्या बोलेंगे इंटर। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाने के लिए सेल सेल को बीच को मतलब अटैच करने के लिए चाहिए कोलाजन। सेकेंड आपने पढ़ा आपका ट्रिप्सिन। भाई आपका पानक्रियास से ट्रिप्सिन एंजाइम बनता है जो डाइजेशन का, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। नॉट ओनली ट्रिप्सिन, बच्चों याद रखिए 99% आपका जो एंजाइम होते हैं ना ऑल आर प्रोटीन, कुछ एक्सेप्शन है आगे पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, नॉट ओनली ट्रिप्सिन। आपका जैसे पेप्सिन स्टोमक पे बनेगा, सालिवेरी अमाइलेज होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, जितना भी आपने डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ा है ना ऑल आर आपका क्या हो गया
प्रोटीन से बनेगा, कुछ एक्सेप्शन होगा, कुछ एक्सेप्शन मतलब अलग प्रोटीन नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो भी प्रोटीन है, और मोस्ट ऑफ द हार्मोन भी प्रोटीन से बनता है। कुछ ऐसे हार्मोन है स्टेरॉयडल हार्मोन, जैसे गुनाड से बनता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब आपका लिपिड से हार्मोन होगा आपका, लेकिन मोस्ट ऑफ द हार्मोन आपका प्रोटीन से बनेगा, जैसे कि इंसुलिन। कुछ एंटीबॉडी आपका जो होता है बॉडी में बनता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्टियस एजेंट, पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है ना, ये भी आपका प्रोटीन है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड है। रिसेप्टर, कोई भी आपका सिग्नल है, मतलब आपका टच के लिए, स्मेल के लिए, हार्मोन के लिए, स्मेल सब रिसेप्टर आपका जो सेल का सरफेस में होता है, वो रिसेप्टर भी प्रोटीन से बना हुआ है। मैंने हार्मोन आपका इंसुलिन मतलब आपका पैनक्रियास से गया, कोई टारगेट सेल में तो जाके बाइंड करेगा, कहां बाइंड करेगा ना, उसे सेल के सरफेस में कोई ना कोई रिसेप्टर होगा इंसुलिन के लिए, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। जैसे नॉट ओनली इंसुलिन, कोई भी हार्मोन, कोई भी आपका केमिकल के लिए बॉडी में, जैसे टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए भी जो रिसेप्टर है, दे आर ऑल्सो मेड बाय प्रोटीन। नेक्स्ट चलेंगे आपका ट्रांसपोर्टर। बच्चों देखिए, मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सब्सटेंस को जाने के लिए फैसिलिटी चाहिए। सपोज कोई सब्सटेंस पोलर है, जिसके पास चार्ज है, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई कैरियर चाहिए था, तो उस टाइम पे आपने उस ट्रांसपोर्ट को सेल चैप्टर पढ़ा था, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिमिलरली जिसका साइज भी बड़ा होता है ना, वो सेल में इजीली नहीं जा पाएंगे, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज भी सेल में मेम्ब्रेन में इजीली डिफ्यूज करके नहीं जाएगा, बिकॉज ग्लूकोज साइज में बड़ा है। C6H12O6 थोड़ा साइज में बड़ा है, तो ये छोटा नहीं है, तो इसको भी जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए। तो ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर, GLU मतलब ग्लूकोज, T मतलब ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करवाने के लिए जो ट्रांसपोर्टर चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, उसका नाम है GLUT4। इसका टाइप है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 2 3 4। आपका एनसीडी क्यों GLUT4 लिखा है पता है? ये जो GLUT4 है ऑलवेज मेम्ब्रेन में एक्सप्रेस होकर रहता है, कंडीशनल नहीं, ऑलवेज एक्सप्रेस होकर रहता है, इसलिए इसका नाम है GLUT4। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को अपटेक करवाएगा इनटू द सेल। नेक्स्ट आपका कुछ कंक्लूजन पॉइंट में लिखूंगा, जितना आपने अभी प्रोटीन पढ़ा। कोलाजन जो बोला था कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाएगा, ये सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल में सबसे मोस्ट अबंडेंट है, बिकॉज टिश्यू का मैट्रिक्स में इतना अमाउंट पे तो मोस्ट अबंडेंट हो गया। रूबिस्को प्लांट पे, रूबिस्को क्या होता है ना, आपने जो पढ़ेगे आगे फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे या फिर 10th क्लास में पढ़ा था। एक होता है पहले फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, लाइट आपका आएगा जिसमें से एटीपी एनएडीपी तो बनेगा। उसके बाद स्टोमा में डार्क रिएक्शन होगा जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके खाना बनेगा, सुगर बनेगा। लेकिन कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है दैट इज द रूबिस्को। क्लियर मेरे बात? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फुल फॉर्म है। इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया, फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे। और ये क्या होता है आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट पे रहेगा, तो इसलिए होल बायोस्फीयर में इंपोर्टेंट है, ना कि ओनली एनिमल वर्ल्ड। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो ऐसे मैंने क्या किया, अमीनो एसिड से शुरू कर पूरा प्रोटीन तक खत्म किया। लेकिन पहले से बोल देता हूं, एनसीडी में डिफरेंट रीजन में मैंने जो जो पॉइंट बोला, सारा पॉइंट एनसीडी का डिफरेंट लोकेशन में है। आपने क्या करोगे, जहां जहां प्रोटीन लिखा होगा वहां पे सारा पॉइंट को एक बार रीडिंग कीजिए, देखिए अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आपको ऐसे सिस्टमेटिकली एनसीडी में नहीं लिखा, मैंने एक थोड़ा सा कोशिश किया सिस्टमेटिक वे में सारा प्रोटीन को खत्म करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म किए थे, आज हो गया जो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, मतलब आपका ऊपर जो 4 मैक्रोमोलिक्यूल था, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आपका क्या हो गया आपका पॉलीसैकेराइड, उसमें से मैंने प्रोटीन को खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने लिपिड लेके आऊंगा। थैंक यू।